रात के 2 या 3 बजे अचानक नींद खुल जाना, और किसी बुरे सपने या बाहर के शोर की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ वॉशरूम जाने की एक बहुत ही तेज इच्छा के कारण। हाँ, ये बहुत आम है। बिल्कुल। और फिर शरीर में गहरी थकान होने के बावजूद जब आप वापस बिस्तर पर जाते हैं तो नींद पूरी तरह से गायब हो चुकी होती है। दिन के समय ऊर्जा में कमी, स्फूर्ति का न होना या बार बार वॉशरूम की तरफ भागना, मतलब इन सब को आमतौर पर सिर्फ बढ़ती उम्र का एक सामान्य हिस्सा मानकर टाल दिया जाता है। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम कुछ ऐसा खंगालने वाले हैं जो इस पूरी धारणा को पलटकर रख देगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ऊर्जा, एक मेन हेल्थ प्रैक्टिशनर। मेरा मिशन है पुरुषों को उनकी खोई हुई शक्ति, स्फूर्ति और जीवंतता वापस दिलाना। आधुनिक जीवन की भागदौड़, तनाव, अनियमित दिनचर्या और बढ़ती उम्र के कारण कई पुरुष 30 के बाद थकान, कमजोरी और आत्मविश्वास में कमी महसूस करने लगते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका समाधान प्रकृति के पास है। यही बात आज के हमारे विषय को इतना खास बनाती है। अगर हम इतिहास में पीछे जाएं तो प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में ऐसे कई खाद्य पदार्थों और जड़ी बूटियों का बहुत बारीकी से अध्ययन किया गया है जो शुक्र धातु को पोषण देते हैं। जी हाँ, शुक्र धातु जो वीर्य बढ़ाते हैं और शरीर में ओजस का निर्माण करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययन अब इन्हीं पारंपरिक तत्वों पर मोहर लगा रहे हैं। वे देख रहे हैं कि इनका टेस्टोस्टेरोन, स्टैमिना और पुरुषों की प्रजनन क्षमता पर क्या असर होता है। बिल्कुल। और आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब ये एक ऐसा प्राकृतिक तत्व है जो लगभग हर भारतीय रसोई में आसानी से मिल जाता है। सही कहा। श्रोताओं को ये जानकर हैरानी होगी कि ये आम सा दिखने वाला तत्व, जिसके बारे में पारंपरिक आयुर्वेदिक वैद्यों ने भी लिखा है और आज की मॉडर्न रिसर्च भी बात कर रही है, ये पुरुषों की अंदरूनी सेहत का एक बहुत बड़ा रहस्य छुपाए हुए। लोग इसे रोज देखते हैं, शायद खाते भी हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये उनके ब्लैडर और हार्मोनल स्वास्थ्य के लिए कितना जादुई हो सकता है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज का हमारा विषय और वो रहस्यमय सामग्री है केला। जी हाँ, एक आम सा केला। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि हमारी थाली में मौजूद भोजन का पुरुषों के स्वास्थ्य, विशेष रूप से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी ईडी, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया यानी प्रोस्टेट का बढ़ना जिसे बीपीएच कहते हैं, और ओवर एक्टिव ब्लैडर से क्या हैरान करने वाला संबंध है। इस पूरी चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी गलतफहमी को दूर करने से होनी चाहिए। देखिए, मेडिकल साइंस में लंबे समय तक पुरुषों के यौन स्वास्थ्य और उनके मूत्र तंत्र यानी यूरिनरी सिस्टम को शरीर के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग करके देखा जाता रहा, जैसे कि वे शरीर के भीतर कोई अलग ही मशीन हो। बिल्कुल। लेकिन आज की नई रिसर्च ये साफ कर रही है कि इन अंगों का सीधा तार इंसान के मेटाबॉलिज्म, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और उसके डाइट से जुड़ा हुआ है। मतलब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का ही उदाहरण लें, इसे अक्सर लोग सिर्फ एक यौन समस्या मानते हैं। हाँ, लोग इसके लिए दवाइयां ढूंढने लगते हैं। सही कहा। जबकि मेडिकल नजरिए से ये कॉरोनरी हार्ट डिजीज का पहला और सबसे स्पष्ट संकेत हो सकता है। इसका मतलब है कि शरीर हमें किसी बड़ी हृदय संबंधी समस्या के आने से पहले ही चेतावनी दे रहा होता है। लेकिन यहाँ डाइट की क्या भूमिका है, ये कैसे जुड़ा है? भूमिका बहुत बड़ी है। जब कोई अनहेल्दी डाइट लेता है जिसमें प्रोसेस्ड फूड और बहुत अधिक चीनी शामिल हो, तो शरीर के भीतर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे लोहे के पाइप्स के अंदर जंग लग रही हो। ओह, जंग लगने वाला उदाहरण बहुत सटीक है। बदन एकदम गिर जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड वो चमत्कारी मॉलिक्यूल है जो नसों को आराम देता है और उन्हें चौड़ा करता है। और स्वस्थ इरेक्शन के लिए रक्त का प्रवाह जरूरी है। बिल्कुल। और बिना नाइट्रिक ऑक्साइड के वो प्रवाह संभव ही नहीं है। ये तो ऐसा हुआ कि कोई इंसान घर के बंद पाइप्स को बाहर से साफ करने में लगा है, लेकिन उस खारे पानी की टंकी पर ध्यान ही नहीं दे रहा जो उन पाइप्स को अंदर से सड़ा रही है। यहाँ वो खारा पानी असल में खराब कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य और अनहेल्दी डाइट है। एकदम सही। मैंने आज के मेडिकल जर्नल्स और स्रोतों में देखा कि भूमध्य सागरीय आहार, जिसे मेडिटेरेनियन डाइट कहते हैं, उसका बहुत प्रमुखता से जिक्र है। इसमें ताज़े फल, सब्जियां, मेवे, फलियां और मछलियां शामिल होती हैं। हाँ, ये डाइट बहुत प्रभावशाली है। डेटा ये बताता है कि जो लोग रोजाना 50 मिलीग्राम फ्लेवोनॉइड्स लेते हैं, उनमें ईडी का जोखिम 32% तक कम हो जाता है। और इसके ठीक विपरीत जो लोग हफ्ते में एक बार से ज्यादा रेड मीट खाते हैं, उनमें प्रोस्टेट बढ़ने का जोखिम 38% अधिक होता है।
यहाँ मेरा एक सवाल है, जी पूछिए। क्या ये सुधार सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि लोग सब्जियां खाकर अपना वजन कम कर लेते हैं, या इन खाद्य पदार्थों में मौजूद न्यूट्रिएंट्स का ऊतकों पर कोई सीधा असर होता है? ये सवाल इस पूरी रिसर्च के केंद्र में है। देखिए, वजन कम होना यकीनन एक फायदा है, क्योंकि कम फैट का मतलब है शरीर में एस्ट्रोजन का कम होना। लेकिन असली बदलाव सेल्यूलर लेवल पर होता है। मतलब सिर्फ कैलोरी कम करने का खेल नहीं है? बिल्कुल नहीं। प्लांट बेस्ड डाइट में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनॉइड्स सीधे तौर पर डैमेज हो चुके ऊतकों की मरम्मत करते हैं। इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण कद्दू के बीजों की रिसर्च का है। कद्दू के बीजों वाला हिस्सा स्रोतों में काफी तकनीकी था। वहां कुछ खास एंजाइम्स का जिक्र था। रिसर्च में पाया गया कि अगर आहार का 10% हिस्सा भुने हुए कद्दू के बीजों का हो तो शरीर में PDA5, ADA और आर्जिनेज जैसे एंजाइम्स की सक्रियता बढ़ जाती है। अगर इसे हम आसान भाषा में समझें तो? अगर आसान भाषा में कहें तो PDA5 वही एंजाइम है जिसे आधुनिक ED की दवाइयां ब्लॉक या रेगुलेट करने का काम करती हैं। अरे वाह, मतलब प्राकृतिक रूप से वही काम हो रहा है? बिल्कुल। कद्दू के बीजों में मौजूद तत्व स्वाभाविक रूप से शरीर के भीतर नाइट्रिक ऑक्साइड के स्तर को सुरक्षित रखते हैं और रक्त वाहिकाओं की कार्यप्रणाली को दुरुस्त करते हैं। यानी ये सिर्फ पेट नहीं भर रहा, ये सचमुच एक औषधि की तरह काम कर रहा है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब हम ये जान चुके हैं कि कुछ खास पोषक तत्व ऊतकों की मरम्मत कर सकते हैं, तो हमें उस फल की ओर देखना चाहिए जिस पर आज का हमारा फोकस है, केला। बचपन से ही हमने खिलाड़ियों को तुरंत ऊर्जा के लिए केला खाते हुए देखा है। लेकिन प्रोस्टेट और ब्लैडर के स्वास्थ्य में केला क्या कर सकता है? केले का न्यूट्रिशनल प्रोफाइल इसे एक सुपर फ्रूट बनाता है। इसमें पोटेशियम, विटामिन B6, विटामिन C और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में होता है। अगर हम प्रोस्टेट वृद्धि यानी BPH की बात करें, जो कि उम्र के साथ बहुत आम हो जाता है। हाँ, बढ़ती उम्र के साथ प्रोस्टेट ग्रंथि सूजकर मूत्र मार्ग पर भारी दबाव डालने लगती है। केले में मौजूद भारी मात्रा का पोटेशियम कोशिकाओं को स्वस्थ रखने और उनकी सूजन को कम करने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। अच्छा, तो ये सीधे सूजन पर काम करता है? और इतना ही नहीं, पोटेशियम शरीर में लिक्विड बैलेंस को भी नियंत्रित करता है। जब शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन सही होता है तो ब्लैडर पर बेवजह का दबाव नहीं पड़ता। स्रोतों में ये भी बताया गया है कि केले में मौजूद डाइटरी फाइबर पित्त एसिड के साथ जुड़ जाता है। ये प्रक्रिया काफी दिलचस्प लगी क्योंकि ये सीधे तौर पर हार्मोनल संतुलन से जुड़ी है। जी, यह शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन का एक बहुत ही प्राकृतिक तरीका है। फाइबर पाचन तंत्र में पित्त एसिड के साथ एक बॉन्ड बना लेता है, जिससे शरीर के विषाक्त पदार्थ या टॉक्सिन्स मल के जरिए बाहर निकल जाते हैं। और इसका प्रोस्टेट से क्या लेना देना है? जब शरीर से ये कचरा बाहर निकलता है तो लिवर को आराम मिलता है और हार्मोनल संतुलन बेहतर होता है। प्रोस्टेट का बढ़ना सीधे तौर पर एंड्रोजन हार्मोन्स के असंतुलन से जुड़ा है, तो फाइबर अप्रत्यक्ष रूप से उस सूजन वाले हार्मोनल माहौल को शांत करने का काम करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा संदेह पैदा होता है। अक्सर फिटनेस कम्युनिटी में जिम जाने वाले लड़कों के बीच कहा जाता है कि केले खाने से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। क्या ये सच है? क्या केले सीधे तौर पर टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करते हैं? बढ़ा दे। तो फिर ये फायदा किसे पहुंचाता है? केले जो करते हैं वो एक मजबूत नींव तैयार करने जैसा है। केले मांसपेशियों को रिकवर होने में मदद करते हैं, पोटेशियम क्रैम्प्स को रोकता है और ऊर्जा के स्तर को स्थिर रखते हैं। जब शरीर शारीरिक तनाव से मुक्त होता है तो कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का स्तर गिरता है। और जब तनाव कम होता है? बिल्कुल, ये मेडिकल साइंस का स्थापित तथ्य है कि जब कॉर्टिसोल गिरता है तो टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन के लिए एक आदर्श और अनुकूल माहौल बन जाता है। ये बहुत ही तार्किक लगता है। लेकिन अगर ये इतना ही फायदेमंद है तो क्या प्रोस्टेट और ब्लैडर की समस्या से जूझ रहे व्यक्ति को दिन में 10 केले खाने शुरू कर देने चाहिए? जाहिर है इसकी कोई सीमा तो होगी। हाँ, अति किसी भी चीज की बुरी होती है। केले में कार्बोहाइड्रेट और प्राकृतिक शुगर भी होती है। अगर कोई व्यक्ति दिन में 10 केले खाएगा तो वो बहुत ज्यादा कैलोरी और शुगर का सेवन कर लेगा, जिससे शायद वजन बढ़ जाएगा। बिल्कुल, इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस और वजन बढ़ने का खतरा पैदा हो जाएगा, जो प्रोस्टेट और हार्ट हेल्थ दोनों के लिए विनाशकारी है। 1 या 2 केले रोजाना खाना पूरी तरह से पर्याप्त है,
ये कोई चमत्कारी रातों रात होने वाला इलाज नहीं है, ये एक व्यापक जीवन शैली का हिस्सा है। लिक्विड बैलेंस और ब्लैडर पर इस दबाव की बात हमें उस समस्या की ओर वापस ले जाती है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, नॉक्चूरिया। हाँ, रात में बार बार पेशाब के लिए उठना। हाँ, एक ऐसी स्थिति है जो इंसान की नींद और उसकी मानसिक शांति दोनों को खत्म कर देती है। स्रोतों में जापान के डॉक्टर शिगाकी हिनोहारा का एक बहुत गहरा विश्लेषण है जो ये समझाता है कि रात में असल में होता क्या है। डॉक्टर हिनोहारा की रिसर्च बहुत ही सटीक है। देखिए, दिन भर इंसान खड़ा या बैठा रहता है, जिससे गुरुत्वाकर्षण के कारण शरीर के निचले हिस्से और पैरों में तरल पदार्थ जमा हो जाता है। हाँ, इसीलिए शाम तक पैर भारी लगने लगते हैं। सही कहा। लेकिन रात में जब व्यक्ति लेटता है तो वो तरल पदार्थ वापस ऊपर की ओर बहने लगता है और सीधे किडनी की ओर जाता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उस अतिरिक्त दबाव के कारण किडनी बहुत तेजी से यूरिन बनाने लगती है। और यहीं पर केले का पोटेशियम काम आता है। जी हाँ, केले में मौजूद पोटेशियम असल में उस रात के ब्लड प्रेशर को स्थिर करता है। जब रात में ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है तो किडनी पर अतिरिक्त यूरिन बनाने का दबाव अपने आप घट जाता है। और स्रोतों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि केले का मैग्नीशियम गाबा नाम के एक न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण करता है। बिल्कुल, गाबा ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए एक ब्रेक पैडल की तरह काम करता है। ये अति सक्रिय नसों को शांत होने का सिग्नल देता है। तो जब नर्वस सिस्टम शांत होता है तो ब्लैडर पे क्या असर पड़ता है? ब्लैडर की मांसपेशियां भी रिलैक्स हो जाती हैं। फिर थोड़ी सी भी हलचल होने पर ब्लैडर को सिकुड़ने और मस्तिष्क को वॉशरूम जाने का सिग्नल भेजने की जरूरत महसूस नहीं होती। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि केला नर्वस सिस्टम को शांत करता है और नींद में मदद करता है, लेकिन केला तो एक मीठा फल है। बिल्कुल। क्या रात को सोने से पहले से खाने से शरीर में अचानक शुगर लेवल या इंसुलिन का स्पाइक नहीं हो जाएगा? हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक तो रात में पाचन को धीमा कर देती है। अगर शुगर स्पाइक हुआ तो नींद तो वैसे ही उड़ जाएगी। ये एक बहुत ही तार्किक चिंता है। देखिए, केले को अगर गलत तरीके से या गलत समय पर खाया जाए तो वो निश्चित रूप से नींद में खलल डाल सकता है। इसीलिए डॉक्टर हिनोहारा के काम के आधार पर इसे खाने के 5 सुनहरे नियम विकसित किए गए हैं। तो चलिए इन नियमों के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। अगर समय की बात करें तो क्या सोने से ठीक पहले इसे खाना सही है? बिल्कुल नहीं। इसे सोने से कम 60 से 90 मिनट पहले खाना चाहिए। इसके पीछे एक पूरी बायोकेमिकल प्रक्रिया है। केले में ट्रिप्टोफैन नाम का एक अमीनो एसिड होता है और शरीर को इसे प्रोसेस करने में समय लगता है। हाँ, शरीर को ट्रिप्टोफैन को पचाने, उसे सेरोटोनिन में बदलने, जो मूड को शांत करता है, और अंततः मेलाटोनिन यानी स्लीप हार्मोन में परिवर्तित करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। अगर सोने से ठीक पहले खा लिया तो पाचन तंत्र सक्रिय हो जाएगा, जो शरीर को जगाए रखेगा। अच्छा, और नियम नंबर 2, केले का प्रकार कैसा होना चाहिए? क्या कोई हरा और कच्चा केला भी वही फायदा करेगा? हरा केला इस काम के लिए उपयुक्त नहीं है। हरे केले में रेजिस्टेंस स्टार्च बहुत अधिक होता है, जो पचने में बहुत भारी होता है। यह पेट में गैस या ब्लोटिंग पैदा कर सकता है। और अगर बहुत ज्यादा पका हुआ हो तो? बहुत ज्यादा गला हुआ या काला केला शुगर का भंडार बन जाता है, जो सीधा इंसुलिन स्पाइक करेगा। तो सही केला कौन सा है? आदर्श केला वो है जो पीला हो और जिस पर छोटे छोटे भूरे धब्बे हों। इस अवस्था में केले का स्टार्च प्राकृतिक शुगर में बदल चुका होता है, जो पचने में आसान है, और इसी अवस्था में मेलाटोनिन और एंटीऑक्सीडेंट्स का स्तर अपने उच्चतम शिखर पर होता है। समझ गया। तीसरा नियम, अक्सर लोग फलों को फ्रिज में रखते हैं। क्या ठंडे केले का पाचन पर कोई अलग असर पड़ता है? तापमान बहुत मायने रखता है। इसे हमेशा रूम टेम्परेचर पर ही खाना चाहिए। आयुर्वेद और आधुनिक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी दोनों मानते हैं कि फ्रिज का बहुत ठंडा भोजन पेट के एंजाइम्स की सक्रियता को धीमा कर देता है। और रात में पाचन धीमा होना मतलब नींद में खलल? बिल्कुल। चौथा नियम जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है वो है खाने का तरीका। लोग अक्सर बस 2-3 बार चबाकर फल निगल लेते हैं, सांस जल्दी जल्दी में खा लेते हैं। ये एक बड़ी गलती है। हमारे मुंह की लार में एमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम मुंह से ही शुरू कर देता है। केले को बहुत अच्छी तरह चबाना चाहिए ताकि पेट पर पाचन का भारी बोझ ना पड़े। ये सब तो समझ में आ गया, लेकिन 5वां नियम क्या है? मेरे उस शुगर स्पाइक वाले सवाल का जवाब अभी भी अधूरा है। प्राकृतिक चीनी तो शरीर में जाएगी, उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है?
और यहीं पर पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण नियम आता है पेयरिंग, यानी इसे किसी और चीज के साथ मिलाकर खाना। कभी भी केला अकेले नहीं खाना चाहिए। तो किसके साथ खाएं? इसे हमेशा अखरोट, बादाम के मक्खन या कद्दू के बीजों के साथ खाना चाहिए। इनमें मौजूद हेल्दी फैट्स और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के पचने और खून में ग्लूकोज के अवशोषण की गति को बहुत धीमा कर देते हैं। अरे वाह, मतलब फैट्स शुगर को धीरे धीरे रिलीज होने देते हैं। एकदम सही। इससे इंसुलिन का स्पाइक रुक जाता है, शुगर लेवल रात भर एक समान रहता है और केले का ट्रिप्टोफैन बिना किसी रुकावट के मस्तिष्क तक पहुंचकर गहरी नींद को बढ़ावा देता है। ये सचमुच शरीर के बायोमैकेनिक्स को हैक करने जैसा है। ये जानना कितना जरूरी है कि सिर्फ क्या खाना है ये पर्याप्त नहीं है, बल्कि कैसे खाना है ये असली विज्ञान है। बिल्कुल। लेकिन इतना सब सुनने के बाद किसी को भी लग सकता है कि पोटेशियम से भरपूर ये फल हर मर्ज की अचूक दवा है। हालांकि विज्ञान चेतावनी भी देता है कि कुछ विशिष्ट मेडिकल स्थितियों में ये अमृत के बजाय खतरनाक साबित हो सकता है। ये ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी में सबसे बेहतरीन प्रीमियम फ्यूल डाल रहा हो, लेकिन अगर गाड़ी का इंजन ही खराब हो तो वो फ्यूल पूरे सिस्टम को जाम कर देगा। ये उपमा बिल्कुल सटीक है। और जब हम इंसानी शरीर रूपी इंजन की बात करते हैं तो यहाँ हाइपरकैलेमिया के गंभीर खतरे को समझना जरूरी है। हाइपरकैलेमिया ये क्या होता है? जिन बुजुर्गों की किडनी कमजोर हो चुकी है या जिन्हें क्रॉनिक किडनी डिजीज है, उनकी किडनी रक्त में मौजूद अतिरिक्त पोटेशियम को फिल्टर करके यूरिन के जरिए बाहर निकालने की क्षमता खो चुकी होती है। तो अगर वे पोटेशियम से भरपूर चीजें खाते हैं तो वो खून में ही जमा होने लगता है। बिल्कुल। और पोटेशियम सीधे तौर पर दिल की धड़कन और मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करता है। अगर रक्त में इसका स्तर बहुत अधिक हो जाए तो ये दिल की धड़कन को अनियमित कर सकता है और गंभीर मामलों में कार्डियक अरेस्ट का कारण भी बन सकता है। ये तो बहुत खतरनाक है। स्रोतों में यूके के जाने माने डॉक्टर क्रिस स्टील की एक बहुत ही सख्त चेतावनी भी शामिल है, जो सिर्फ किडनी के मरीजों के लिए नहीं बल्कि हाई ब्लड प्रेशर की कुछ खास दवाइयां लेने वालों के लिए है। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जो लोग ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए ACE इनहिबिटर्स ले रहे हैं, उन्हें पोटेशियम युक्त फलों से बहुत सावधान रहना चाहिए। ये दवाइयां कैसे इंटरेक्ट करती हैं? देखिए, ये दवाइयां रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करके ब्लड प्रेशर तो कम कर देती हैं, लेकिन ये शरीर में पोटेशियम को रोक कर रखने का काम भी करती हैं। अब सोचिए, एक तरफ दवा शरीर में पोटेशियम रोक रही है और दूसरी तरफ व्यक्ति केला खाकर बाहर से और पोटेशियम डाल रहा है। तो शरीर में एक पोटेशियम ओवरलोड हो जाएगा। हाँ, जिससे अचानक घबराहट या दिल की धड़कन तेज हो सकती है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि आहार एक बहुत शक्तिशाली टूल है, लेकिन यह हर इंसान के लिए एक समान काम नहीं करता। जब स्थिति सिर्फ आहार से न संभले तो चिकित्सा विज्ञान के पास इस ओवर एक्टिव ब्लैडर और प्रोस्टेट की समस्या के लिए क्या विकल्प है? चिकित्सा विज्ञान के पास बहुत ही उन्नत विकल्प मौजूद हैं। अगर हम पारंपरिक चीनी चिकित्सा की ओर देखें तो वहां XJT नाम का एक हर्बल फॉर्मूला है। XJT? जी। इसका क्या काम है? आधुनिक रिसर्च ने ये साबित किया है कि XJT सीधे ब्लैडर के पोटेशियम चैनल्स पर काम करता है, उनकी कार्यप्रणाली को सुधारता है और ब्लैडर के ऊतकों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है गोशाजिनकीगन, जो यूरिनरी फंक्शन को बेहतर बनाता है। और अगर हम पूरी तरह से मॉडर्न मेडिसिन की बात करें, मॉडर्न मेडिसिन में सबसे पहला तरीका है पेल्विक फ्लोर मसल थेरेपी। इसे केगल्स भी कहा जाता है। ये उन मांसपेशियों को मजबूत करता है जो ब्लैडर को सहारा देती हैं। और अगर दवाओं की जरूरत पड़े तो बीटा-3 रिसेप्टर एगोनिस्ट्स जैसे मिराबेग्रोन का इस्तेमाल होता है। ये मिराबेग्रोन कैसे काम करता है? ये बहुत ही खास तरीके से काम करता है। ब्लैडर के चारों तरफ एक मांसपेशी होती है जिसे डिट्रूसर मसल कहते हैं। ओवर एक्टिव ब्लैडर में ये मांसपेशी बिना बात के सिकुड़ने लगती है, जिससे बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है। सही। मिराबेग्रोन इस मांसपेशी के रिसेप्टर्स पर जाकर जुड़ जाता है और उसे आराम करने का सीधा निर्देश देता है। इससे ब्लैडर की क्षमता बढ़ जाती है। और अगर स्थिति बहुत ही गंभीर हो, जहां दवाइयां भी काम ना करें, तो बोटॉक्स का इंजेक्शन दिया जाता है। बोटॉक्स मतलब अक्सर लोग इसे चेहरे की झुर्रियों को हटाने वाली कॉस्मेटिक चीज मानते हैं। ब्लैडर में इसका क्या काम है? दरअसल बोटॉक्स एक न्यूरोटॉक्सिन है जो नसों के सिग्नल को ब्लॉक कर देता है।
जब इसे सीधे ब्लैडर की मांसपेशी में इंजेक्ट किया जाता है तो ये उन तंत्रिका संकेतों को रोक देता है जो ब्लैडर को बार बार सिकुड़ने का आदेश दे रहे होते हैं। ओ, तो ये उस अनियंत्रित संकुचन को ही शांत कर देता है। बिल्कुल, जिससे नॉक्ट्यूरिया और बार बार वॉशरूम जाने की समस्या में लंबे समय तक के लिए भारी राहत मिलती है। यह चर्चा इस बात को बहुत स्पष्ट कर देती है कि इलाज हमेशा व्यक्ति की विशिष्ट स्थिति के अनुसार होना चाहिए। जो चीज एक व्यक्ति के लिए दवा है वो दूसरे के लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो आज की इस लंबी और दिलचस्प चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे मेडिटेरेनियन डाइट और कद्दू के बीज सेलुलर स्तर पर सूजन को कम करके इरेक्टाइल फंक्शन को सुधारते हैं। जी, हमने केले के पीछे छिपे पूरे बायोमैकेनिक्स को समझा, कैसे इसका फाइबर डिटॉक्स करता है और पोटेशियम रात के ब्लड प्रेशर को स्थिर रखता है। हमने उन 5 सुनहरे नियमों को डिकोड किया और अंत में यह भी जाना कि कब केले से बचना चाहिए और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान कैसे इन समस्याओं का समाधान करता है। इस पूरी चर्चा से जो एक सबसे बड़ी तस्वीर उभर कर आती है वो हमारे सोचने के तरीके को चुनौती देती है। हम इंसान अक्सर अपने शरीर को टुकड़ों में देखते हैं। बिल्कुल अलग अलग हिस्सों की तरह। हाँ, अगर रात में बार बार पेशाब आ रहा है या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन महसूस हो रहा है तो उसे सिर्फ शरीर के एक छोटे से हिस्से की खराबी मानकर टाल दिया जाता है। लेकिन जैसा कि आज के सभी मेडिकल स्रोतों ने साबित किया है, ये असल में शरीर द्वारा बजाए जा रहे खतरे के सायरन है। सही कहा। ये सायरन बता रहे हैं कि शरीर के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम में अंदर ही अंदर कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है और इसी से आज का एक बड़ा सवाल जन्म लेता है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। जब शरीर के भीतर की कोई बड़ी बीमारी दस्तक देती है तो वो सीधे तौर पर सामने नहीं आती। वो हमेशा छोटे लक्षणों के रूप में दिखाई देती है। 30 वर्ष से अधिक है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए खास तौर पर बनाया गया है। यहाँ साझा की जाने वाली जानकारी न केवल आपकी सेहत को बेहतर बनाएगी बल्कि आपके रिश्तों में भी नई खुशियां और संतुलन ला सकती है। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अच्छा, फिर मिलते हैं।